नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज का डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों लगातार दौरे कर रहे हैं राज्यों के, लेकिन सबसे ज्यादा उनका रुख और फोकस हमने देखा है दक्षिण भारत की तरफ रहा है। साउथ इंडिया में बहुत चक्कर उन्होंने लगाया। बीते एक महीने में उनके कई दौरे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में हुए हैं। और इसके पीछे के निहितार्थ ये निकाले जा रहे हैं कि दक्षिण भारत में जहां पर बीजेपी बहुत कमजोर रही है बीते सालों में, वहां पर बीजेपी अपने आप को स्ट्रांग करना चाहती है, नए रास्ते खोलना चाहती है, नए दरवाजे खोलना चाहती है, ताकि और बेहतर रिजल्ट हासिल किया जा सके। और जो 400 पार का नारा है प्रधानमंत्री का, उसको अचीव करने के लिए दक्षिण भारत के दरवाजे खोलना बहुत जरूरी है। तो दक्षिण भारत के दरवाजे कैसे खुलेंगे, इसी पर डिस्कशन आज है हमारा। और हमारे सहयोगी मार्तंड है जो कि तमाम खबरें रखते हैं अपने पास। दक्षिण भारत में क्या हो रहा, मार्तंड? प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी वहां पर हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी चंद्रबाबू नायडू, जो अभी तक रूठे बैठे हुए थे, वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। पवन कल्याण सुपरस्टार वहां के, वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, ये अलग अलग राज्यों के समीकरण कैसे देख रहा है? आंध्र प्रदेश में सबसे पहले क्या होता हुआ दिख रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावों के ऐलान के पहले लगातार दौरे पे हैं। और मुझे लगता है कि पिछले एक महीने के अंदर वो 3 बार ऑलमोस्ट दक्षिण जा चुके हैं, दक्षिण भारत का दौरा कर चुके हैं। और खासतौर से केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अलग अलग समय पे यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज ये कि जो 370 प्लस का जो आंकड़ा बीजेपी ने सेट किया है अपने लिए, और एनडीए के लिए 400 प्लस का आंकड़ा, ये तब तक संभव नहीं है जब तक दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 30 सीटें ना मिले। और यही वजह है कि इसकी कवायद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। लगातार बीजेपी आला कमान, अन्य पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके साथ वो बैठकें कर रही हैं। टीडीपी की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए तो 1996 में यह पहली बार एनडीए के मतलब एक नेचुरल सहयोगी अगर कहा जाए अलायंस के रूप में, तो ये पहले से ही है। हालांकि 2018 में किन्हीं कारणों से वो जरूर उठे, अलग हो गए, लेकिन फिर साथ आ रहे हैं। अटल जी के समय साथ में थे। 2014 में भी जो है एनडीए में रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही हैं और तमाम, उसमें जो है टीडीपी को जो आंध्र प्रदेश में जो 24 लोकसभा सीटें हैं, उसमें टीडीपी को मतलब हर जगह जो है वोट शेयर जो है उनको अच्छा खासा मिल रहा है। इस बार जो सर्वे की आपने बात की, वाईएसआर कांग्रेस से ऊपर टीडीपी के इस बार ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। वाईएसआर भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से भाजपा को सहयोग करती है। अब टीडीपी तो गठबंधन में आ गई, यानी आंध्र प्रदेश आपको लगता है सेटल हो गया बीजेपी के लिए? आंध्र प्रदेश को बीजेपी को सेटल करना ही था, क्योंकि देखिए बीजेपी का एक अगर दक्षिण भारत में सबसे मजबूत किले की बात की जाए तो वो कर्नाटक हुआ करता था। हालांकि कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार है और नॉर्मली जो वोट शेयर नेक टू नेक फाइट की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी को अन्य विकल्पों की तलाश थी। हालांकि अब तेलुगु देशम पार्टी वापस एनडीए की तरफ आ रही है, तो एक तरह से वो तलाश पूरा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बीजेपी को तेलंगाना, तमिलनाडु पे खास नजर थी। हालांकि वो अभी चीजें पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाई हैं। तो बीजेपी का फोकस अभी जो है आंध्र प्रदेश पे है, और कोशिश यही बीजेपी की है कि एनडीए के खेमे में वहां से ज्यादा सीटें आए, ताकि जो मैंने पहले बात की कि 30 के आसपास की सीटें अगर दक्षिण भारत से आती है तो ये 400 प्लस का आंकड़ा इनका अचीव होता है। जी देखिए, लगभग 136 सीटें दक्षिण भारत में हैं। आप कह रहे हैं 30 सीटें आ जाएं। सबसे कमजोर मुझे लगता है शायद तमिलनाडु और केरल है। केरल में 13 सीटें हैं, पिछली बार 4 सीटें ऐसी थी जहां पर बहुत क्लोज फाइट हुई थी। और तमिलनाडु में तो पूरी की तरह डीएमके और कांग्रेस ने स्वीप कर दिया था। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है? एआईएडीएमके तो अलग हो गई, आतिशबाजी करके उन्होंने सेपरेशन को सेलिब्रेट किया था कि हम अलग हुए बीजेपी से। तो मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में तमिलनाडु एक ऐसी जगह है जहां भाजपा को जगह नहीं मिल रही है। जी, तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में भाजपा, अगर आप पुराने भाजपा की जो गतिविधियां देखें, रजनीकांत के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, बातचीत, जब भी ये लोग मिलते हैं तो गर्मजोशी से ये एक मैसेज देने की कोशिश होती है बीजेपी की कि दक्षिण भारत में, हालांकि रजनीकांत राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन कई बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ से इस बात को भी उठाया गया कि हो सकता है रजनीकांत जो है खेमे में आ जाएं। तो लगातार बीजेपी कोशिश करती रही है। हालांकि जब तक जयललिता रही तो एक अच्छे सहयोगी के रूप में देखा जाता, तो वो भी एनडीए का पार्ट रही।
हालांकि उसके बाद से लगातार वहां पे परिस्थितियां बदली और भारतीय जनता पार्टी को जो बात आपने की कि स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे कमजोर कड़ी सही में जहां पहले केरल हुआ करता था, हालांकि केरल में दूसरी चीजें, केरल में लेफ्ट का वर्चस्व थोड़ा सा ज्यादा है, इकलौता स्टेट मुझे लगता है कि पूरे देश में अभी बरकरार है जहां पे लेफ्ट का वर्चस्व है। तो तमिलनाडु, चूंकि केरल से बड़ा स्टेट भी है तमिलनाडु, ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, तो बीजेपी की ये मजबूरी है कि वहां पे किसी ना किसी बड़े सहयोगी को अपने ढूंढे, लेकिन वो चीजें मिल नहीं पा रही हैं। अब देखना होगा कि हालांकि राजनीति में हमेशा कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता, वो अंदर खाने बातचीत चलती रहती है, सबको अपना नफा नुकसान देखना होता है, तो कब क्या हो जाए कुछ जो है मतलब उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है वो लगातार इस पे मंथन कर रहा है, और अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, समय है, गठबंधन तो चुनाव के तारीखों के बाद भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां भी अपनी संभावनाएं जरूर तलाशेगी, क्योंकि तमिलनाडु के बिना एक चीज हमने देखा कि दक्षिण भारत के सुपरस्टार्स जो होते हैं वो किसी से कम नहीं है, उनकी अपनी अलग फैन फॉलोइंग है। पवन कल्याण अपनी पार्टी के साथ आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ है। आपने कहा कि भाई तमिलनाडु में रजनीकांत समहाउ ऐसा लगता है कि क्लोज है, उनको बुलाया भी गया था, देखिए आए थे, कार्यक्रमों में आए थे, अयोध्या भी आए थे। लेकिन एक और बड़ा नाम है कमल हासन, वो आपको लगता है कि वो खतरे की घंटी है? उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है वहाँ। जी देखिए, दक्षिण भारत की जो फैन फॉलोइंग की आपने बात की, दक्षिण भारत की अगर पूरी राजनीति को देखें, उत्तर भारत की राजनीति में राजनेता होते हैं, दक्षिण भारत की राजनीति में अभिनेता राजनेता बनते हैं। हाँ, आप देखिए यहाँ पे नेता अभिनेता बन जाते हैं। हाँ। ठीक है, यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे अभी कम है। हाँ। लेकिन वहां पे एक अलग तरीके का जो वहां की जनता है उनका अपने लोगों के साथ, अपने सुपरस्टार के साथ एक अलग जो है लगाव होता है। याद करिए जयललिता का जब देहांत हुआ तो किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, वहां पे करुणानिधि की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी थी। जितने भी बड़े नाम अगर दक्षिण भारत की राजनीति के आप देखेंगे वो सारे कभी ना कभी फिल्मों के भी बड़े सुपरस्टार रहे हैं। जयललिता खुद फिल्मों से आई, जयललिता जिनका अनुसरण करती थी वो फिल्मों के बड़े नाम थे। चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं जो है जुड़े रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमल हसन एक बड़ा नाम है, बड़ी फैन फॉलोइंग है। और कमल हसन के साथ एक दूसरी चीज भी है, कमल हसन दक्षिण भारत में जितने पॉपुलर हैं, नॉर्थ इंडिया में भी वो उतने ही पॉपुलर हैं। तो कहीं ना उतने ही बीजेपी के लिए खतरा। लगातार उनके बयान देखिए, कई बार जो है खुल के बयान देते हैं, बीजेपी मुश्किलों में फंस जाती है। तो उसी के लिए बीजेपी लगातार रजनीकांत से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रजनीकांत जो है वो कभी राजनीति में खुलकर आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, ये उनकी बात है। लेकिन ऐसा उनके अभी तक हाव भाव या उनके व्यवहार से ऐसा लगा नहीं कि वो राजनीति में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार उनको खींचने की कोशिश की जाती रही है। तो कमल हसन जरूर एक फैक्टर ये हो सकते हैं जो कि वहां पे साउथ में बीजेपी के लिए जो है चुनौती साबित हो सकते हैं। और जो बीजेपी की अभी जो 400 प्लस का आंकड़ा पार करने की बात है उस पर कहीं ना कहीं कमल हसन ब्रेक लगा सकते हैं। हालांकि बीजेपी इसके लिए जो है पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, क्योंकि बीजेपी के बारे में हम लोग जानते हैं कि लगातार बातें कही जाती है कि एक चुनाव खत्म नहीं होता बीजेपी इलेक्शन बोर्ड में आ जाती है। तो जाहिर तौर पे बीजेपी इसके लिए तैयारी बहुत पहले से कर रही होगी और उम्मीद है कि बीजेपी जो है वो जो फिगर है 400 और उसके लिए जो 30 सीटों की जरूरत, 30 से 35 सीटें, उसके लिए कुछ ना कुछ जोड़ घटाना वहां पे कर रही होगी। उसके लिए तो आपको कर्नाटक भी देखना होगा। कर्नाटक पिछली बार बहुत मजबूत था, इस बार सरकार नहीं है, आपकी पॉपुलैरिटी बीजेपी की वहां गिरी है। हालांकि जेडीएस सहयोग में है। कर्नाटक का क्या विश्लेषण है? देखिए, कर्नाटक जैसा कि मैंने पहले कहा कि कर्नाटक एक समय बीजेपी का सबसे मजबूत किला दक्षिण भारत में हुआ करता था। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को वहां पे वोट शेयरिंग जो है, बीजेपी की वोट शेयरिंग कम हुई और जो है वो चीजें कांग्रेस की तरफ ज्यादा तर चली गई और वहां पे सरकार बीजेपी की चली गई। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक एक चुनौती है। हालांकि दूसरी चीज है कि बीजेपी का वहां कर्नाटक में एक अपना एक्टिव जो है संगठन है जो कि सत्ता का स्वाद चख चुका है। इसका मतलब की है उसके अंदर ऊर्जा भी है और उसके अंदर जो है फाइट करने की एक कुवत भी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पे फाइट बैक की कोशिश कर रही है। और जैसा कि आपने कहा कि जेडीएस बीजेपी के सपोर्ट में है, तो अमूमन हो सकता है कि नेक टू नेक फाइट की बात की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन थोड़ा सा बीजेपी वहां पे, चूंकि देखिए स्टेट का इलेक्शन अलग होता है और लोकसभा का इलेक्शन, उस पर जो माइंडसेट है जनता का वो चेंज होता है, वो प्रधानमंत्री चुनना होता है। तो कहीं ना कहीं उस मार्जिन में बीजेपी लीड कर ले जाए तो कर्नाटक जाहिर तौर पर बीजेपी इसलिए कर्नाटक को
भी फोकस में कर्नाटक है, लेकिन कर्नाटक के साथ एक और राज्य जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक में अगर मानिए बीजेपी अगर पुरानी सफलता नहीं दोहरा पाती है तो 2019 उसकी भरपाई वाली, के तो लिए उसकी भरपाई के लिए एक बड़ा स्टेट आंध्र चाहिए। प्रदेश। तो इसलिए आंध्र प्रदेश की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने रुख किया हुआ है, और चंद्रबाबू नायडू जो कि पुराने सहयोगी हैं और एक नेचुरल अलायंस है उनका, जो एलाय है एनडीए के, वापस आ रहे हैं और पवन कल्याण भी हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो दृष्टि है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पे एक साथ है कि इन दोनों से जो है वो अपना फिगर कम से कम पूरा कर ले जाए। तो दक्षिण भारत में कमल खिलाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है प्रधानमंत्री मोदी को। कहीं नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए कहीं पे दूसरी जगह कोशिश करनी पड़ रही है। बहरहाल दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी की कोशिशें क्या है, नए लोगों को जोड़ना, फिल्म स्टार्स को जोड़ना, कहीं कमी है तो उसकी भरपाई कहीं और करना, ये जो तमाम कोशिशें हैं प्रधानमंत्री मोदी की, इसका विश्लेषण आपको कैसा लगा? जो हमने इस वीडियो के जरिए आपको बताया, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपको लगता हो, आपके जो सवाल हों, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियोज़ में हम जो हमारा विश्लेषण रहे उसमें उसको शामिल कर सकें। फिलहाल आज के डेली लाइन के इस डिस्कशन में इतना ही। नमस्कार।